सो वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज का हमारा टॉपिक है ताम्रपाषाण युग। तो चलिए शुरू करते हैं। ताम्रपाषाण युग। नवपाषाण युग का अंत होते होते ताम्रपाषाणिक युग का आरंभ हो गया। अब जैसे नवपाषाण युग का समाप्ति होता है उसके बाद ताम्रपाषाणिक युग का आरंभ हो जाता है। ताम्रपाषाणिक युग से हमारा तात्पर्य उस संस्कृति से है जिसमें पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता था। अब इस संस्कृति में क्या होता है कि पत्थर के साथ साथ तांबे के उपकरणों का भी प्रयोग करना उस काल के मानव ने शुरू कर दिया था। तांबा पहली धातु है जिसका प्रयोग मानव के द्वारा सर्वप्रथम किया गया। अब सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग मानव ने किया वो था तांबा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्ययुगीन संस्कृति से पूर्व की है। अब ये जो ताम्रपाषाण अवस्था है वो हड़प्पा की जो कांस्ययुगीन संस्कृति है उससे पूर्व की मानी जाती है। तकनीकी दृष्टि से इसे यही माना गया है, किंतु कालक्रम अनुसार मतलब काल के अनुसार भारत के कालक्रम अनुसार ये माना गया है कि हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ बाद में आती हैं। विभिन्न प्रकार के शोधों के आधार पर ताम्रपाषाणिक संस्कृति का काल 1800 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व या 800 ईस्वी पूर्व के बीच निश्चित किया गया है। अब इस ताम्रपाषाणिक संस्कृति का काल जो निर्धारण किया गया है वो 1800 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व या 800 ईस्वी पूर्व के बीच का निश्चित किया गया है। पत्थर और तांबे के हथियारों एवं उपकरणों के साथ साथ प्रयोग के कारण कई संस्कृतियों का जन्म हुआ। अब जिन जिन हथियारों का उन मानव ने प्रयोग किया, जैसे पत्थर या फिर तांबे के हथियारों का उन्होंने प्रयोग किया, तो उसके साथ ही कई संस्कृतियों का भी जन्म हुआ जिन्हें ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ मतलब चैल्कोलिथिक कल्चर्स कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? चैल्कोलिथिक कल्चर का पाषाणिक संस्कृतियों का अर्थ क्या है? तो वो है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था को हम चैल्कोलिथिक संस्कृति मतलब कल्चर कहते हैं। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्ययुगीन संस्कृति से पूर्व की है। वे मुख्य रूप से ग्रामीण समूह के रूप में रहते थे। अब ये लोग जो थे वो मुख्यतः ग्रामीण समूह के रूप में रहते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी ज़मीन और नदियाँ थीं। तो ये ताम्रपाषाणिक युग के जो मानव थे वो ऐसी जगह पर फैले थे जहाँ पर पहाड़ी ज़मीन और नदियाँ थीं। अब आगे देखते हैं ताम्र युग का वितरण। आहार या बनास संस्कृति बनास नदी पर विकसित होने के कारण आहार संस्कृति भी कहा जाता है। अब ये जो बनास नदी थी वहाँ पर इस बनास संस्कृति या आहार संस्कृति हम कह सकते हैं उसका विकसित होता है और उसके कारण उसे क्या कहा जाता है? आहार संस्कृति। और यह संस्कृति राजस्थान में विकसित हुई थी। यहाँ से काले एवं लाल मृदभांड तो आप लोगों को पता होगा, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं जिसे सफ़ेद रैखिक चित्रों से अलंकृत किया गया है। आहार संस्कृति में मुख्य रूप से चावल, ज्वार एवं बाजरे की खेती होती थी। तो आहार संस्कृति में मुख्यतः इन सारे अनाज की खेती होती थी। चावल, ज्वार और बाजरे की खेती आहार संस्कृति में मुख्यतः रूप से होती थी। आहार संस्कृति से केवल तांबे के उपकरण मिले हैं, इसलिए इसे तांबती भी कहा जाता है। अब आहार संस्कृति को तांबती भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे तांबे के उपकरण मिले हैं, अधिक मात्रा में मिले हैं, इसलिए इसे तांबती भी कहा जाता है। कायथा संस्कृति कायथा के मृत भांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है।
अब हम आ जाते हैं कायथा संस्कृति पर। तो इनके जो मृत भांड मिले हैं उसमें क्या पाया गया कि प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का उसमें कुछ प्रभाव दिखाई पड़ता है। ताम्रपाषाणिक बस्तियों के लुप्त होने का कारण अतल्य वर्षा मतलब अत्यंत वर्षा या फिर सूखा माना गया है। ये जो बस्तियां लुप्त हो गई अचानक से, ताम्रपाषाणिक बस्तियां, तो इसका ये कारण माना गया कि हो सकता है अत्यंत वर्षा की वजह से ये लुप्त हो गई या फिर सूखा पड़ने से। ठीक है, इन दो कारणों को माना गया है। कायथा से स्टेटाइट और कॉर्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमे पाए गए हैं। अब कई पत्थरों की गोलियां जो काफ़ी कीमती थीं, जैसे कायथा से स्टेटाइट और कॉर्नेलियन जो कीमती पत्थर माने जाते हैं, उनकी गोलियां पात्रों में जमे पाए गए हैं। कायथा संस्कृति से चॉकलेटी रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। अब कायथा संस्कृति से हमें क्या मिले हैं? चॉकलेटी रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। अब हम आ जाते हैं मालवा संस्कृति पर। तो इस संस्कृति का विकास मुख्य रूप से कहाँ होता है? नर्मदा घाटी में हुआ था। किसका? मालवा संस्कृति का, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन से हैं? कैथा, नगदा एवं नवदा टोली। ये सारे जो 3 नाम हैं ये मुख्यतः प्रमुख माने जाते हैं कौन से संस्कृति के? मालवा संस्कृति के। इसकी मुख्य विशेषता चित्रित काले हल्के गुलाबी एवं लाल मृद भांड है। अब इसकी विशेषता के बारे में अगर कहा जाए तो इसकी विशेषता क्या है? चित्रित काले हल्के गुलाबी एवं लाल मृद भांड है, जो विशेष प्रकार की लाल पॉलिश वाले मृद भांड हैं जिनमें काले रंग से सजाया गया है। अब इन मृद भांडों को काले रंग से भी सजाया गया है और यह संस्कृति अपने मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। यहाँ से चरखे एवं तकलियों की प्राप्ति हुई है जो कताई बुनाई के संकेत देते हैं। अब इस काल में मतलब मालवा संस्कृति काल में हमें चरखे भी मिले हैं, तकलियाँ भी पाई गई हैं। तो ये इस बात का प्रमाण देती है कि ये ज़रूर कताई बुनाई के संकेत इन्हें मिले हैं, तो ज़रूर वो लोग कताई बुनाई से परिचित होंगे। जोरवे संस्कृति का विकास महाराष्ट्र में हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं जोरवे संस्कृति की, तो इसका विकास कहाँ हुआ था? इसका विकास महाराष्ट्र में हुआ था और यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। इसमें प्रमुख स्थल जो हैं नेवेसा, दैमाबाद, सोनागांव, प्रकाश, इनाम गांव एवं नासिक हैं। तो ये सारे प्रमुख स्थल माने जाते हैं जोरवे संस्कृति की। दैमाबाद से तांबे से निर्मित रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडा एवं हाथी मिले हैं। अब दैमाबाद से क्या मिलता है? तांबे से निर्मित रथ चलाते हुए मनुष्य और सांड, गेंडा एवं हाथी मिले हैं। इनाम गांव नेवेसा से पटसन, मोटे रेशम का धागा, पटसन का मतलब होता है मोटे रेशम का धागा एवं नैदानिक मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? इनाम गांव से। जोरवे संस्कृति से टोटीदार बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। अब जोरवे संस्कृति से हमें इस तरह के जो टेढ़े मेढ़े होते हैं बर्तन वो भी प्राप्त हुए हैं। चमकीले लाल मृद भांड, संस्कृति प्रभास एवं रंगपुर के मिट्टी के बर्तन हड़प्पा संस्कृति से लिए गए प्रतीत होते हैं। अब कुछ चमकीले लाल मृद भांड मिले हैं, ठीक है। प्रभास एवं रंगपुर के मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो हड़प्पा संस्कृति से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी जो सतह थी वो चमकदार थी, जिस कारण उन्हें चमकीले लाल मृद भांड संस्कृति भी कहते हैं। तो ये एक और संस्कृति है जिसे चमकीले लाल मृद भांड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। तो इसे कंपेयर किया गया था हड़प्पा संस्कृति से, लेकिन उनकी जो सतह थी चमकदार थी, जिस कारण उसे चमकीले लाल मृद भांड संस्कृति भी कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कब्रिस्तान एज संस्कृति, और इस संस्कृति के विषय में जानकारी हमें कब्रिस्तान से प्राप्त अवशेषों से मिलते हैं।
यहाँ शवों के साथ प्याले, आधारविहीन तश्तरियाँ, फ्लास्क से कुछ कंकालों के साथ स्वर्णभूषण भी प्राप्त हुए हैं। अब अगर हमें कब्रिस्तान संस्कृति के बारे में जानना है तो ये कहाँ से मिले हैं इसके साक्ष्य? कब्रिस्तान से ही मिले हैं, जो अवशेष पाए गए हैं उससे ही मिले हैं। यहाँ में क्या क्या मिला है? यहाँ शवों के साथ प्याले मिले हैं, आधारविहीन तश्तरियाँ मिली हैं, फ्लास्क मिले हैं और कुछ कंकाल भी मिले हैं और उसके साथ स्वर्ण आभूषण मतलब सोने के कुछ आभूषण भी मिले हैं। अब हम आ जाते हैं झूकर संस्कृति, जो कि चनूधरों से उसका प्रमाण मिला है कि इस संस्कृति के जो निवासी थे वो चाक के प्रयोग से अपरिचित थे। इनके बर्तनों के प्रकार सिंधु सभ्यता से मिलते हैं, मतलब हड़प्पन सभ्यता से ये इनके जो बर्तन के प्रकार थे झूकर संस्कृति के वो मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके अलंकार और आकार सिंधु सभ्यता से भिन्न है। लेकिन इनके अलंकार और आकार की बात की जाए तो ये सिंधु सभ्यता से भिन्न पाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं झागर संस्कृति, जो चनूदड़ों में ही पाए गए हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं। में ही झूकर के बाद झागर संस्कृति का आगमन हुआ। अब जैसे ही हमने इसके पहले झूकर संस्कृति के बारे में पढ़ा तो इसके बाद ही झागर संस्कृति का आगमन होता है और झागर संस्कृति के मृद भांड जो हैं वो धीमी गति से घुमाए गए चाक पर बनाए गए थे। इन्हें चाक पर बनाया गया था। इस संस्कृति से कुछ जुड़वा बर्तन भी मिले हैं। आगे देख, तो हमने पढ़ा कि ताम्रपाषाण युग में कौन कौन सी संस्कृतियाँ थीं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे ताम्रपाषाण युग में अधिवासन, ठीक है, वो कहाँ रहते थे। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पनपी आहार या बनास संस्कृति से अधिवासन मतलब मकान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो सर्वप्रथम जो मकान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कौन सी संस्कृति के हैं? आहार या बनास संस्कृति, उसके बारे में हमने आगे पढ़ा है। और अब आगे देखते हैं, यहाँ के मकान मुख्य रूप से लकड़ी एवं कच्ची मिट्टी के बदले पत्थरों से बने थे। अब इस काल के जो मकान थे वो मुख्य रूप से किसके बने थे? लकड़ी एवं कच्ची मिट्टी से के बदले क्या बने थे? पत्थरों से बने थे। अब आ जाते हैं गिलुंद से घरों के ढांचों एवं पक्की ईंटों के प्रमाण मिले हैं। अब गिलुंद से हमें क्या प्रमाण मिला है? घरों के ढांचों और उनकी जो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था उसके प्रमाण मिले हैं। मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति से ताम्रपाषाणकालीन बस्ती के 3 चरणों का साक्ष्य मिला है। अब अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में तो मालवा संस्कृति से यहाँ पर बस्ती मिले हैं, जो 3 चरणों का साक्ष्य वहाँ से मिला है, जिसमें बस्ती का प्रारंभिक काल जो है वो 24,000 ईस्वी पूर्व से 2120 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है, इसका प्रथम काल। दूसरा काल इसका 2100 से 1800 ईस्वी पूर्व का है तथा इसका तीसरा काल का निर्धारण किया गया है 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व, इसका काल निर्धारण किया गया है। महाराष्ट्र में पनपी जोरवे संस्कृति से आवासीय भवन के साक्ष्य मिले हैं। हमने पढ़ा जोरवे संस्कृति के बारे में, तो ये कहाँ पनपी थी? महाराष्ट्र में। अब यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं? आवासीय भवन के साक्ष्य मिले हैं। और इस संस्कृति का जो सबसे बड़ा दल है वो कहाँ है? दामाबाद में है। इनाम गांव से चूल्हे सहित विशाल कच्ची मिट्टी के मकान मिले हैं। अब इनाम गांव में हमें क्या मिले हैं? चूल्हे के साथ साथ विशाल कच्ची मिट्टी के मकान मिले हैं, जो गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। अब गोलाकार थे, उसका जो आकार था मकान का वो गोलाकार था, और गड्ढे वाले मकान भी मिले हैं। यहीं से बाद की अवस्था से 5 कमरों वाला मकान का अस्तित्व मिला है। अब यहीं से मतलब इनाम गांव से ही हमें 5 कमरों वाला मकान का अस्तित्व ही प्राप्त हुआ है। इनाम गांव से ही किलाबंदी बस्ती का साक्ष्य मिला है। तो किलाबंदी बस्ती का साक्ष्य ताम्रपाषाण युग में कहाँ से मिला है? इनाम गांव से, ठीक है। और यह खाई से घिरी हुई थी। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी
तो ये जो इनाम गांव है ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है ताम्रपाषाण काल की, जहां शिल्प एवं व्यापार वर्ग पश्चिमी छोर पर रहते थे। मतलब यहाँ पर शिल्प और व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं जो पश्चिमी छोर पर रहते थे। अब हम आगे देखेंगे ताम्रपाषाण युग के औजार। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित आहार संस्कृति से पत्थर के स्थान पर अधिकतम तांबे के औजार का इन्होंने प्रयोग किया था दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, तो उन्होंने कौन कौन से औजारों का प्रयोग किया है? चाकू जो कांटेदार एवं नोकदार होते थे। यहाँ से पत्थर के फलकों के साक्ष्य भी मिले हैं। कायथा संस्कृति के घर से 2 अनोखी कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। अब कायथा संस्कृति से हमें उस काल के घर से, संस्कृति के घर से 2 अनोखी कुल्हाड़ियाँ पाई गई थी और सूक्ष्म पाषाण औजार, ब्लेड, नोक अथवा अर्धचंद्र कायथा संस्कृति से ही उत्खनन में मिले औजार हैं। तो ये सारे औजार हमें कायथा संस्कृति से ही प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारा ताम्रपाषाण युग यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके आगे मैं इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ। उसका सिर्फ एक स्पेसिफिक वीडियो रहेगा जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, और उसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।